गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं या जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम। यहाँ सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत ये पाठ पढ़ाया गया, इसलिए जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसी विद्यालय का नाम यहाँ अंकित किया गया। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है या शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7 वर्ग 1 विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। यहाँ सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत पढ़ाया गया इसलिए 15 मिनट यहाँ लिखते हैं। प्रकरण जलमंडल। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों को भौगोलिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, छात्रों को प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को जल का महत्व बताना। चौथा, छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना। पाँचवां, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। छठवां, छात्रों को स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना। सातवां, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। आठवां, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट पहला उद्देश्य छात्रों को जलमंडल के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्र जल चक्र की जानकारी प्राप्त कर इसके बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य, छात्र जल चक्र के बारे में जान सकेंगे। चौथा, छात्र जलमंडल को वर्गीकृत कर सकेंगे। पाँचवां, छात्र जलमंडल को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्रांकित कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा संबंधी सहायक सामग्री या कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, चार्ट, सैमपट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। क्रम संख्या छात्राध्यापिका कथन यहाँ नहीं होता, क्रिया छात्र क्रिया। पहला प्रश्न प्रस्तावना का, जो छात्रों की पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो छात्र बताते हैं 8 ग्रह हैं। दूसरा, पानी किस ग्रह पर पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं पृथ्वी ग्रह पर। तीसरा, पृथ्वी पर पानी जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं महासागरों, झीलों, नदियों, तालाबों आदि में। तो चौथा, महासागरों, झीलों, नदियों, तालाबों आदि को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र बताते हैं जलमंडल के नाम से जाना जाता है। फिर पाँचवां प्रश्न, जलमंडल किसे कहते हैं या जलमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब इस समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम जलमंडल के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। फिर शिक्षण बिंदु, जलमंडल, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, जल को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो छात्र बताते हैं नदियों, तालाबों, झीलों, महासागरों आदि से। दूसरा, पृथ्वी पर और किन नामों से जाना जाता है? तो छात्र कहते हैं जल ग्रह या नीला ग्रह। तीसरा प्रश्न, जलमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? इस समस्यात्मक प्रश्न या छात्र कुछ यहाँ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा है, इसीलिए इसे जलमंडल की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत सागर, महासागर, झील, नदियाँ, तालाब इत्यादि आते हैं। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह या जल ग्रह भी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जल किसी न किसी रूप में विद्यमान है, जैसे पर्वत पर हिम के रूप में, भूमि पर भूमिगत व अधोभौमिक जल के रूप में तथा वायु में जलवाष्प के रूप में विद्यमान रहता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जीवन के विकास के लिए या विकास में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। जल ही जीवन है। ऐसा माना जाता है कि जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रश्न, जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो छात्र बताते हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं। दूसरा, संघनन की क्रिया आरंभ होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो छात्र बताते हैं मेघों का निर्माण होता है। तीसरा, परिसंचरण क्या है बताइए। अब यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन यहाँ लिखते हैं। जलमंडल
में जल का परिसंचरण होता है जिसे जल चक्र कहते हैं। यह निरंतर रूप से चलता रहता है। सागरों, महासागरों, नदियों से जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, जहाँ ये जलवाष्प तापमान के अनुसार संघनन की क्रिया आरंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप मेघों का निर्माण होता है। ये मेघ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित नदी एवं सागर में जल बनकर मिल जाते हैं। इस तरह जल चक्र का कार्य चलता रहता है। उसके बाद बोध प्रश्न आता है, फिर सैंपट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है छात्रों को कितना ज्ञान हुआ है, कितना पढ़ सकें, कितना बोध हुआ। तो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर दिया जाता है। पहला प्रश्न, जल चक्र की क्रिया किस मंडल में होती है? तो छात्र बताते हैं जल मंडल में होती है। अब छात्राध्यापिका इसको पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर देती कि जल चक्र की क्रिया जल मंडल में होती है। दूसरा, जल चक्र कब चलता है? तो छात्र बताते हैं कि निरंतर चलता है। अब इसके उत्तरों को भी छात्राध्यापिका पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर देती हैं। तीसरा, जल भाप बनकर कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। छात्र बताते हैं वायुमंडल में। अब इसके उत्तरों को छात्राध्यापिका फिर पूरे वाक्यों में सैंपट पर अंकित कर देते हैं कि जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। चौथा प्रश्न, वर्षा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो छात्र बताते हैं संघनन की प्रक्रिया द्वारा होता है। अब इसके उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा सैंपट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। फिर छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्राध्यापिका जो सैंपट सारांश उसको उतारने का निर्देश दे देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र सैंपट सारांश उतार रहे, कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि जो पाठ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। पुनरावृत्ति का जैसे पहला प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं? दूसरा, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल विद्यमान है? तीसरा, मेघों का निर्माण कैसे होता है? उसके बाद गृह कार्य दिया जाए, घर से लिख कर लाना है। जल चक्र क्या है, चित्र बनाकर इसकी प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा, पृथ्वी पर जल किन किन रूपों में विद्यमान है बताइए। तीसरा, जल मंडल से आप क्या समझते हैं? मतलब जल मंडल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आलोचना या सुझाव लिखे जाते हैं। जैसे छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके निरीक्षण करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, आप के शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के यहाँ कमेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ किया गया है, प्रस्तावना के प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से है, प्रश्नों में क्रमबद्धता है, वाणी का अच्छा अनुकूल है। मतलब ऐसे कमेंट कर दिया जिससे छात्राध्यापिका इसको देख कर के अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सके। थैंक यू क्लास। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।